नमस्कार दोस्तों, मैं पीके शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा में। आज हम शूट करेंगे पॉलिटी का वन शॉट वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल, सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताएंगे जो कि आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमने देखा फंडामेंटल राइट्स देख लिए हमने सारे, और अब उसके आगे के देखेंगे। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है तो आप हमारा जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया उसमें लिंक पे डिस्क्रिप्शन दिया है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। और जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वन शॉट में आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे। और जो डिटेल में अगर आपको चाहिए होगा तो फिर किसी दिन नेक्स्ट क्लास बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस कर देंगे। तो आज हम वन शॉट में देखते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हमारे चैनल पे बने रहिए, एग्जाम प्रतिज्ञा पे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें। ठीक है, आपके कमेंट हमको जरूर मोटिवेट करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे और ज्यादा। ठीक, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आपको। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो हमने भाग 3 में बताया था कि हमारे जो भाग 3 में थे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल अधिकार, लेकिन जो संविधान का भाग 4 है उसमें हमारे डीपीएसपी दी है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 लेके 51 तक है। ठीक है, आर्टिकल 36 में क्या है, परिभाषा है। ठीक है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता दे रहा हूँ। 36 के बाद आपका जो 39 है, 39 का है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क। इसका मतलब क्या है भाई? समान न्याय कि चाहे हाई कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, अमीर हो, गरीब हो, न्याय सबके लिए समान है। ये राज्य का कर्तव्य है कि सबको समान न्याय दिलवाने की कोशिश करे। और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि अगर कोई गरीब है, वो अपना वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, ये निःशुल्क विधिक सहायता, इसका मतलब ये है निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। ठीक है, देखिए, जब तक 75वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब तक ये हमारा किसमें था? बीपीएसपी में ही था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 43। आर्टिकल जो 43 है, सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों में कर्मकारों का प्रबंधन। ठीक है, सहकारी समिति। और इसके बाद देखेंगे जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44। देखो, याद करने का तरीका है भाई, 44 का मतलब दोनों देखो बराबर है, बराबर का मतलब समान। तो समान नागरिक संहिता, क्या नाम है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मतलब है कि राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो सभी के लिए जो कानून बने सभी के लिए समान है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आर्टिकल देखो 45 भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, ये राज्य का कर्तव्य है कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाए। ठीक है, आर्टिकल 48 देखेंगे, 48 का देखेंगे। ठीक है, 48 का देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ वही, बाकी डिटेल्ड वीडियो में हम ये सारे हम डिस्कस करेंगे। 48 का भी क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन जीवों की सुरक्षा। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन जीवों की सुरक्षा। ठीक है, वन जीवों की सुरक्षा। देखिए, अभी लेटेस्ट का एग्जांपल है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीका से जो 8 चीते लेके आए हैं और कुलो नेशनल पार्क में उनको छोड़ा गया है। ठीक है, कुलो नेशनल पार्क आप वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो इसके लिए राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन जीवों की सुरक्षा करें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा एवं संवर्धन करना, सुरक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों में बहुत से लोग हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे बस हो गई, रोडवेज वगैरह हो गई, उनकी सुरक्षा करना है। और जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक बने हैं, हम लोगों की इंडियंस की ये आदत है, मोस्टली लोगों की आदत है कि जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ करना मना है, वो हम लोग आदत से मजबूर हैं, वही कर देते हैं। तो वो नहीं करना भाई। ठीक है, ये जो हमारे राष्ट्रीय महत्व या धरोहर है, उनकी सुरक्षा करनी है। ठीक, इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में देखेंगे क्या है? आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 50 देखेंगे। आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 50 देखिए, जो न्यायपालिका का काम अलग है, कार्यपालिका का काम अलग है। ठीक है, तो
इसको क्या करना, अलग करना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से, ठीक है, कार्यपालिका से पृथक करना। आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 51 कई बार पूछा गया। आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल देखो, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द, ठीक है। तो ये हमारे थे फंड जो डीपीएसपी के अंतर्गत आते थे, ये हमारे जो मूल जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आते हैं हमारे, जो हमको राज्य द्वारा प्रदान किए गए, तो ये हमने देखे। इसके बाद देखेंगे 51 का जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आर्टिकल 51 का और देखेंगे। ये देखो 51 का जो है ये हमारे भाग 4 का में दिया है, भाग संविधान का भाग जो है 4 का, इसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से, ठीक है। और कितने मौलिक कर्तव्य? पहले तो 10 थे, अब एक और जुड़ गया है, 11, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इसमें मौलिक कर्तव्य में हमारा ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनकी वीरता का वर्णन करना है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका सम्मान करना है, ये सब कुछ वर्णन किया है। और जो 11वां है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, उसमें ये बताया गया कि ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। तो ये हमने देखे 51 तक देखेंगे। इसके बाद देखेंगे भाग 5 में। भाग 5 में आपका आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक और 71 और 72 ये राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। 52 ये भाग 5 में देखेंगे, 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति, और 71 72 भी देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति के बारे में, उनको देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से। आर्टिकल 52 में दिया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 52 में जो हमारा दिया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 53 में कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो किसमें होगी? निहित, राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? कार्यपालिका शक्ति होगी भाई राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। आर्टिकल 53-54 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? निर्वाचन के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। और आर्टिकल में 55 में दिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। देखिए निर्वाचन की जो पद्धति है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की विधि है, जो एकल हस्तांतरणीय एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य लोकसभा, निर्वाचित सदस्य राज्यसभा, और निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभा, प्लस निर्वाचित सदस्य दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 57 है। 57 क्या है? राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन, ठीक है, पुनर्निर्वाचन, ठीक है। पुनर्निर्वाचन इसलिए कि राष्ट्रपति कितनी बार नियुक्त हो सकता है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। भारत में यह है कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। 2 बार से ज्यादा कोई नहीं राष्ट्रपति बना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद 2 बार, राजेंद्र बाबू 2 बार बने, और राधाकृष्णन 1 बार बने, राधाकृष्णन 1 बार, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अमेरिका में देखिए ऐसा हुआ था, पुनर्निर्वाचन के लिए अमेरिका में एक रूल बना था। अमेरिका में रूल इसलिए बना था कि भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, अमेरिका में 4 साल के लिए होता है। तो 1932 की बात है कि वहां पे एक राष्ट्रपति हुए रूजवेल्ट विल्सन, ठीक है। तो वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति थे कि वो लगातार चार टेन्योर बने रहे। 4 टेन्योर मतलब 16 साल राष्ट्रपति बने रहे। 16 साल का मतलब है उनके साथ के जो भी थे उनका सभी का करियर खत्म हो गया, ठीक है। तो वहां पे रूल बन गया कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन जाता है तो वो 30 बार चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 57 के बाद देखेंगे आर्टिकल 58 योगदान, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हता है, ठीक है। 58 में देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हता देखेंगे। 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हता है,
ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ठीक है, इसलिए भी याद रखिएगा। और इसके बाद देखेंगे निर्वाचन के होता है आर्टिकल 61 में देखेंगे राष्ट्रपति को जो महाभियोग लिखता है, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति में जो महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 61 के बाद देखेंगे आर्टिकल 71, ठीक है। आर्टिकल 71 में क्या है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा कौन करेगा भाई? संबंधित विवाद का निपटारा जो सुप्रीम कोर्ट करेगा, विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक भाई, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां। आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां। आर्टिकल 72 देखेंगे, आर्टिकल 72 क्या भाई था? क्षमादान, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति की। इसके बाद 72 के बाद देखेंगे 74, आर्टिकल 74 में है, 74 में क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। राष्ट्रपति किसकी? मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, परिषद की सलाह, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 76 इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी आर्टिकल 76, ठीक है। आर्टिकल 76 क्या है? महान्यायवादी। इसके बाद आर्टिकल 76 के बाद बताएं देखेंगे आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, आर्टिकल 78। और इसके बाद देखेंगे 3 चीज देखेंगे, सरला याद रखिए, से होता है संसद, ठीक है, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके लिए आर्टिकल हमको कौन सा प्रोवाइड किया गया? 79। राज्य मतलब राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 80। और ला से मतलब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का मतलब है आर्टिकल 81। तो ये सरला को याद रखिए, 79, 80 और 81, ठीक है, सरला। और देखिए और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? 93 इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया। इसके बाद आर्टिकल 110 देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल 100, पहले 108 देखते हैं। 108 क्या है? आर्टिकल 108 देखेंगे, ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 108 क्या है? ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। आर्टिकल 110 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? मनी बिल। क्या है भाई? मनी बिल। आर्टिकल 110 मनी बिल, ठीक है। 112 क्या है? 112 है बजट, ठीक है, 112 क्या है? बजट, जिसको वित्तीय विवरण बोलते हैं। हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं 112। और आर्टिकल 123 भी याद रखेंगे। 123 क्या है? आर्टिकल 123 है कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति क्या अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए ये वीडियो थोड़ा स्पीड से बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि हमको आपको सारे आर्टिकल एक साथ शॉर्ट में बताने हैं, तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। अभी एक शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। तो हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक। आगे देखते हैं आर्टिकल 143, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 148 क्या है? CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है भाई, ये भी याद रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148। और इसके बाद 148 के बाद देखेंगे आर्टिकल 153 देखेंगे और 155 देखेंगे। क्योंकि 153 में दिया है कि राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा, किसी राज्य में राज्यपाल। आर्टिकल 153 राज्यपाल के बारे में दिया है, ठीक है।
और 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक भाई। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। 153 में राज्यपाल, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। और इसके बाद देखेंगे 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों का गठन। 169 राज्यों में विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन। और इसके बाद देखेंगे 170 क्या है, राज्यों में विधानसभा का गठन, ठीक है। विधानसभा, राज्यों में क्या है, विधानसभा। देखिए हमने देखा था कि 123 राष्ट्रपति के लिए थे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और एक 213 आर्टिकल में याद रखिए, 213 क्या है, 213 आर्टिकल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और 202 में क्या है, राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, 202 में राज्यपाल किसी बिल के लिए राष्ट्रपति को वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। ये राज्य का है, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, ठीक है, विवरण। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका है वो याद रखिए 129 इंपॉर्टेंट इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, अभिलेख न्यायालय का। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, ठीक है, अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, ठीक भाई। सुप्रीम कोर्ट किस रूप में काम करेगा, अभिलेख न्यायालय के रूप में, 129 आर्टिकल। और 129 के बाद एक आर्टिकल याद रखिएगा 238 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 238 में दिया है संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया है, ठीक है। 238 में क्या दिया है, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया है। और मैं देख लेता हूँ कोई आर्टिकल मिस ना हो जरा, 238 में, हाँ ठीक है, 239 में संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, 239 में संघ राज्य क्षेत्र। और 239 का में दिल्ली के लिए विशेष उपवन, 239 का दिल्ली के लिए विशेष उपवन, दिल्ली के लिए विशेष उपवन, ठीक है, विशेष उपवन। इसके बाद देखेंगे एक आर्टिकल और देखिए, ये भी याद रखिए, एक दो बार पूछे जा चुके हैं, 266 और 267। देखिए ये है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, आकस्मिकता निधि और कंसोलिडेटेड संचित निधि। ये क्या है, संचित निधि। और ये क्या है, आकस्मिकता निधि, ये है आकस्मिकता निधि, ठीक है। इनके बारे में भाई देख लीजिएगा, 266 और 267, ठीक है, याद रखिएगा। और बस बने रहिए, थोड़ी देर और इसको समाप्त करते हैं। कुछ आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है, देखते हैं कौन कौन से हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं। 238 हो गया। 238 के बाद आर्टिकल देखते हैं भाई, एक पंचायती राज के लिए भी आर्टिकल है। पंचायती राज के लिए आर्टिकल क्या है, 243 का, ठीक है, ग्राम सभा, 243 का, किसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में, ठीक है, ग्राम सभा के बारे में। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 200, इसके बाद आर्टिकल देखेंगे 300, देखो 331 जो था, 331 था, आम भारतीयों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में, जो कि अब हटा दिया गया है, ठीक है। 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें आम भारतीयों के प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया है, ठीक है। 338 क्या है, एससी आयोग, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट आयोग, 338 का एसटी आयोग, ठीक भाई, शेड्यूल ट्राइब आयोग। और 338 क्या है, ओबीसी आयोग, के बारे में, ठीक है, ओबीसी आयोग के बारे में। 338 का एससी आयोग, 338 का एसटी आयोग और 338 का ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 343 क्या है, राजभाषा, ठीक है, 343 क्या है, राजभाषा। देख लेते हैं, कुछ मिस नहीं हो रहा, ठीक है। संघ की राजभाषा, ठीक, संघ की राजभाषा 343 का, देखो 343 का। इसके बाद 351 भी इंपॉर्टेंट है, 351 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमको हिंदी का विकास करना है, ठीक है। और 350 भी इंपॉर्टेंट है। 350 थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्राथमिक शिक्षा है हमको किस भाषा में देनी है, मातृभाषा में। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, प्राथमिक शिक्षा या मातृभाषा में देनी है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, गांव के बच्चे, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो उनको हिंदी भाषा में ही समझाना,
ट्राइबल पीपल, अगर वो ट्राइबल भाषा जानते हैं तो ट्राइबल भाषा में उनको समझाना है, ठीक है। उनको लिपि को संरक्षण में फंडामेंटल राइट्स में देखा था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल और है आपके, वो क्या है, 352, 356 और 360। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। 351, अगर कोई हम पे बाह्य आक्रमण हो जाता है, कोई बाहर से आक्रमण कर देता है, तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, राष्ट्रपति उसको यूज करता है। 352 के बाद 4 इसमें और जोड़ेंगे तो 356। 356 क्या है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में अगर किसी राज्य का शासन विधि सम्मत नहीं चल रहा है तो राज्यपाल लिखित में राष्ट्रपति को देता है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो मुख्यमंत्री की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति यूज करता है, राष्ट्रपति खुद नहीं यूज करता है, किससे यूज करवाता है, राज्यपाल से। और 360 क्या है, 360 हमारा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए हमारे भारत में आज तक ऐसी स्थिति आई नहीं है अभी तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो। तो 1991 में एक कंडीशन बनी थी जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़ी खूबी से हम लोगों को बाहर निकाला, ठीक है। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मुझे लग रहे थे आपके पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट आप इसको देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे बार कुछ आएगा, और अगर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो मैं जल्दी इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।